अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, ईद गुजर चुकी मगर सड़कें सुनसान है। हुकूमत अपने मामलात में मगन और एहतजाज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक अरसे से अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने और ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी अवामी एहतजाजी तहरीक चलाने का दावा कर रही थी, वो इस वक्त आपसी इख्तलाफात में घिर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या डील न करने के दावे करती थी, अब उसी के रहनुमा आज़म खान सवाती इस्टेब्लिशमेंट से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमा पर बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज पर पीटीआई का लाशें गिरने का बयानिया भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह कहकर ज़मीं बोस कर दिया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हवाई फायरिंग की थी, अगर डायरेक्ट फायरिंग करते तो हमारा कोई भी बंदा ना बचता। अब ये तो वही बात हो गई कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियाँ। पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप में भी क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। बानी से मुलाकात के लिए उनकी बहनों का नाम लिस्ट में होने के बावजूद मुलाकात नहीं हो पाती और बाबर अवान का नाम लिस्ट में मौजूद ना होने के बावजूद वो मुलाकात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने बानी की जेल से रिहाई अमल में जो है वो लाने के अलावा हर काम कर रही है, जिससे पार्टी को किसी ना किसी सतह पर नुकसान ही पहुंच रहा है और इसी चीज़ का फ़ायदा हुकूमत उठा रही है कि जब पीटीआई क़यादत बजाते खुद एक पेज पर नहीं है तो हुकूमत को इसकी जानिब तवज्जो देने की क्या ज़रूरत है। मगर हुकूमत की परेशानी में उनके अपने इत्तेहादी इजाफा करते ज़रूर दिखाई देते हैं। दरियाए सिंध से चोलिस्तान के लिए निकाली जाने वाली 6 कैनाल्स को लेकर न सिर्फ सिंध की कौम परस्त जमातें सरापा एहतजाज हैं, बल्कि JUIF ने भी कैनाल्स इशू पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसा करने का ऐलान कर दिया है और हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर है और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया जा रहा है कि सिंध के पानी को रोक कर 6 कैनाल्स ना निकाली जाएँ। अब ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी सियासत खड़ी है, क्योंकि सिंध के अवाम को पानी चाहिए और इस मौजूदा हुकूमत का साथ देना सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बकौल मजबूरी है। अब इस मजबूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम का साथ देगी या फिर आइनी ओहदे बचाने की कोशिश में अपना वक्त मज़ीद लगाएगी। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि मौजूदा सियासी हालात में क्या नून की हुकूमत के लिए मुद्दत पूरी करने के हवाले से कोई ख़तरा मौजूद है या फिर रावी चैन ही चैन लिख रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। रऊफ़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एहतजाज की कॉल की बात कर रही थी, तैयारी भी की जा रही थी, ग्रैंड अलायंस बनाने की बात भी की जा रही थी। ईद तो गुजर गई, तो ये ग्रैंड अलायंस कहाँ तक पहुँचा? थैंक यू फरवा। ग्रैंड अलायंस के ऊपर भी काम हो रहा है जी, हो जाएगा ख़त्म। जो JUI के चीफ हैं उन्होंने कुछ वक्त मांगा था थोड़ा सा और 4-6 दिन रहते हैं और इस अरसे में मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो हम बहुत सा फासला तय कर चुके हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अब ज़ाती तौर के ऊपर उम्मीद है कि 15-16 तारीख तक जो है वो ग्रैंड अलायंस जो है वो फॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। और ये 15-16 तारीख तक इंक्लूडिंग JUIF होगा ग्रैंड अलायंस या विदाउट भी हो सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूँ। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि हमें वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब उनके फाइनल फैसले का इंतज़ार है, इसीलिए ही 15-16 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी तक जो स्ट्रेटजी आप लोगों की बनी है उसमें ज़ाहिर है कि 15-16 तारीख को आप सड़कों पे आएंगे या इसको किसी और अंदाज में पहले रजिस्टर कराया जाएगा? इस पर कोई बातचीत हुई है अभी? देखिए फरवा, इसमें पहले तो ग्रैंड अलायंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा, फॉर्मलाइज होगा और उसके बाद उसकी कंसल्टेटिव सेशंस जो हैं वो होंगी और उसमें इस ये पुरअमन एहतजाज जो है इसके खतोखाल तय किए जाएंगे, इसकी लीडरशिप के बारे में फैसले किए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि उसमें के हफ्ता 10 दिन और लग जाएंगे। तो मैं फील करता हूँ कि जी मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि हम एहतजाज जो है उसके बारे में कोई फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो कर सकें। ठीक है, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब, जिनको ज़ाहिर है कि आप लोगों ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हुई है, वो ये कहते हैं कि ये अलायंस बातचीत के लिए बन रहा है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अब बातचीत आया आप लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान है या आप लोगों के दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है? परवा हुकूमत के साथ तो बातचीत करके हमने देख लिया हुआ है, आपको याद होगा 5-6 हफ्ते ज़ाया किए थे। इनके पास कुछ है ही नहीं है, ये फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, इनके पास की एम्पावरमेंट कुछ नहीं है।
उसके साथ साथ लेजिटिमेसी नहीं है, इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इनके साथ तो वक्त ज़ाया करने के मुताबिक है कि इनके साथ अक्रॉस द टेबल हम बैठें। सबसे पहले जो जोर है हमारा वो ये है जी कि ये जो हमारी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन रहा है इसको तश्कील दिया जाए और इसमें कुछ सेशंस किए जाएं कंसल्टेटिव और लोगों की जो है इनपुट वो ली जाए, ताकि जो भी हम काम करें, जो भी हम काम लेके आगे चलें, वो फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम उसको जारी रख सकें। तो इसमें अब देखते हैं कि क्या शक्ल इसकी निकलती है। लेकिन हुकूमत के साथ तो नहीं, बाकी रहा आपने आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के सिलसिले में, तो हम हमेशा से तैयार थे और अभी मैं ज़ाती तौर के ऊपर बिलीव करता हूँ कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का एक टेबल के ऊपर बैठना जो है वो नागुज़ीर है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, लेकिन इस पे आपने रिसेंटली देखा होगा, आप भी मेरे प्रोग्राम में और दीगर प्रोग्राम्स में भी आप अक्सर ये कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत होगी। आज़म खान सवाती साहब ने भी ये रिसेंटली कहा है और उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से, DGISI से, सिपा सलार से ही गुफ्तगू होगी। लेकिन जब ऐसी आप लोगों की तरफ से बात आती है तो एक सवाल जहन में आता है और वो ये आता है कि फिर हम जमहूरियत किसे कहें, क्योंकि इमरान खान साहब तो आर्मी के सियासत में या यूँ कह लूँ इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार पर हमेशा से तनकीद करते आए हैं, तो फिर आप लोग बातचीत किस टर्म्स पे करेंगे? फरमा, जो बात समझने की है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत को डील करने के लिए नहीं, ना हमारे जहन में है ना होगा, कोई डील नहीं करने जा रही। इशू इस मुल्क का ये रहा हुआ है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को ट्रांसग्रेस किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर है कि उन्होंने ऑपरेट नहीं किया और अशद ज़रूरत इस अमर किया है कि जी एस्टैब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदिया हो कि उनका भी एक रोल है इस मुल्क में और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, और अगर उसी के ऊपर कॉन्सनट्रेट किया जाए तो मेरा ख्याल है मसाइल जो हैं मुल्क के वो हल हो सकते हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब जो कि सिपा सलार हैं, उनका जो किरदार है वो बड़ा अहम है, हम सब जानते हैं, वो मान जाएंगे? मेरा ख्याल है जी कि तमाम लोग जो हैं, सिपा सलार भी और पाकिस्तान की फ़ौज भी, पाकिस्तान की बाकी जो अवाम है, यहाँ 25 करोड़ अवाम है, वो तमाम इस मुल्क के साथ मोहब्बत और प्यार करते हैं और मेरा ख्याल है कि तमाम का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। अब यह है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से, जो गलतियाँ हुई हैं उसकी वजह से मुल्क जो है वो इस वक्त बिल्कुल जैम है, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा और मेरा ख्याल है ये तमाम लोग जो कि इस मुल्क से प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इसी मुल्क की खातिर, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क के अवाम को तरक्की की मंजिलें तय करने के लिए, वो मेरा ख्याल है कि इस बात को समझेंगे और इसके ऊपर अमल पैरा होने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ा मसला होगा। बातचीत शुरू होने की देर है और मेरा ख्याल है कि उसके बाद काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी जल्दी से मामला आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बातचीत शुरू करने के बीच में ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें ऑफ रेकॉर्ड होती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है और बिलखुसूस इमरान खान साहब का सोशल मीडिया, वो आड़े आया हुआ था, बहुत हद तक काबू पाया गया है कि ऐसी कोई चीज़ पोस्ट ना की जाए कि जिससे इख्तलाफात मज़ीद बढ़ें। लेकिन पहले भी माफ़ी का मुतालबा किया गया था रऊफ़ हसन साहब, अभी भी शायद कहीं ना कहीं जहन में माफ़ी का मुतालबा मौजूद है। इमरान खान साहब अगर माफ़ी तलाफ़ी से काम हल हो जाता है तो वो मांगने के लिए तैयार होंगे? दो बातें आपने की हैं, एक माफ़ी 9th मई के सिलसिले में और दूसरा सोशल मीडिया। 9th मई के सिलसिले में हमने हमेशा, देखिए खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर इस मामले के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया था, उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया था और ये कहा था कि ये नहीं होना चाहिए था। बाकी रहा माफ़ी, लिटरल माफ़ी जिसे कहते हैं, उसके लिए हमने बहुत देर से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन, इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड जुडिशल कमीशन जो है उसको तश्कील दिया जाए और वो मामले की हर एंगल से खोज लगाए और हक़ाइक़ जो है वो जान के एक रिपोर्ट की शक्ल में वो पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करे और उसकी बेसिस के ऊपर फिर जिसका जो रोल है उसको उस रोल के कॉन्टेक्स्ट में अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और ठहराया जाना चाहिए। लेकिन जुडिशल कमीशन तो आपको पता है, रऊफ़ कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी कि ये तो मिट्टी पाव वाला काम होता है। हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं लेकिन वो ना मंजर यहाँ पर आती, ना उन पर अमल दरामद होता है। लेकिन अगर मुल्क के वसी तर मुफाद में मैं पूछ रही हूँ कि अगर इस सिस्टम को चलाना है आगे तो एक माफ़ी अगर दरकार हो तो उसके लिए खान साहब मान जाएंगे? आवाम के लिए कह रही हैं, खालिस्तान।
देखिए, मामला जो मसाइल मुल्क में होते हैं उनके ऊपर आप ही के अल्फाज में गौर करके कहता हूँ कि हमने हमेशा उनके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की है। मसला इसीलिए जो है वो मसाइल बार बार रिकर होते रहते हैं, वापस आते रहते हैं, जब तक कि मसाइल उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते परमानेंट बेसिस के ऊपर, जब तक कि उनकी जो रूट्स हैं, जो उनकी जड़ें हैं, वो अपना उसको उनको आप ख़त्म ना करें। तो हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट एक आए। पहले भी जो बनी है रिपोर्ट्स, वो आई हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये और बात है कि उनके ऊपर अमल नहीं किया गया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। दूसरा सवाल, आपका दूसरा हिस्सा था आपके सोशल मीडिया के बारे में, आपने पूछा था। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये मामला जो है इस वक्त डिबेट हो रहा है पार्टी के फोरम्स के ऊपर, और अनकरीब मेरा ख्याल है कि हम कोई एक बड़ा अच्छा फैसला जो है वो कर पाएंगे इस सिलसिले में। ठीक, कुछ यूट्यूबर्स डॉलर के चक्कर में गलत खबरें फैलाते हैं, ये मैं नहीं, ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, आप भी इत्तेफाक करते हैं? मैंने आपने देखा होगा कि मैं यूट्यूबर्स के साथ बात नहीं करता, और मेरी जो जहन के एट द बैक ऑफ माई माइंड यही चीज़ होती है कि जी आप कहते कुछ हैं और जो हेडलाइन लगी होती है उसका आपके कहने से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये एक बड़ा ही एक अनप्रोफेशनल अप्रोच होता है जी। डैमेजिंग फैक्टर है टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत डैमेजिंग फैक्टर होता है, बहुत डैमेजिंग फैक्टर होता है। और मेरा ख्याल है कि एक ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं आता। और मैं हमेशा, आपको पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ ही एसोसिएट करता हूँ, क्योंकि वहाँ अभी तक मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा बहुत जो प्रोफेशनल कदरें हैं उन वो मौजूद हैं, और जो आप कहते हैं उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। हालांकि वहाँ भी कुछ थोड़ी सी अब इन्फिल्ट्रेशन होती जा रही है, लेकिन आई होप कि हम अपनी जो प्रोफेशनल इक़्तिदार हैं उनको कम्प्लीटली डिवोर्स नहीं करेंगे, और उनको आपके साथ रख के लेकिन रऊफ हसन साहब, बहुत सारे साबिक जर्नलिस्ट, मौजूदा जर्नलिस्ट, करंट यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, मुल्क छोड़ के गए हैं, उनकी तो रोज़ी रोटी सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज क्या किया, कैसे किया, खान साहब ने क्या कहा पे चलती है, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकेंगे उनको? ये तो नामुमकिन सी बात है। देखिए, हमारी उनके साथ कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। मैं बल्कि जब मैं सेक्रेटरी होता था इंफॉर्मेशन पार्टी का, तो हमने 2-3 लोगों से अपने आप को फॉर्मली डिसोसिएट भी किया था। और मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रही हैं, और इसमें पैसा जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और हमें मेरा ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान के बाकी इदारों के सिलसिले में हमें बहुत से करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, और मैं फील करता हूँ कि जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। तो ये भी एक इदारा है, और इस सिलसिले में भी हमें कुछ लॉज ऐसे बनाने पड़ेंगे। लॉज कोर्सिव नहीं होने चाहिए, लॉज जो है वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि जिससे जो प्रोफेशन है, जो ये बेहतर हो सके, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, और कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रेंट्स लगाई जाएं जिसके अंदर रह के ऑपरेट करना हो, और जो जर्नलिज्म के फ़रोग के लिए एक हेल्थी सेहतमंद फ़रोग के लिए जो ज़रूरी होगा। कम से कम अगर पीटीआई को मौका मिला तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में जितनी जल्दी हम इक़दामात उठा सकें वो करें। ठीक है। अच्छा रऊफ हसन साहब, वैसे तो नॉर्मली हर जमात में इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफात खूबसूरत होते हैं होना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात कुछ ज़्यादा ही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि एक सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, सीएम हैं, उनकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी 26 नवंबर से मुताल्लिक। उसके बाद इख्तलाफात यूँ लगता है कि बढ़ गए हैं, स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनको कम कैसे किया जाएगा? यूँ महसूस होता है कि अब चीज़ें जो हैं वो शायद खान साहब तक भी उस तरह नहीं पहुँच रही। खान साहब के साथ तो मुलाकात ही नहीं हो रही फरवा, आपको पता है। मेरी मुलाकात तकरीबन 32-33 हफ्ते हो गए हैं। बाकी जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो तकरीबन 25-26 हफ्तों से मुलाकात नहीं होने दी गई। तो वकला की मुलाकात भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। वहाँ भी जो हमारे, लेकिन वो मुलाकात पे भी तो एक इशू है कि बाबर अवान साहब की मुलाकात क्यों हो गई, सलमान अकरम रज़ा साहब उस पर भी सीख पा हुए थे, तो इख्तलाफात तो मुलाकातों पर भी हैं। उसमें प्रॉब्लम यह है ना कि जो एक अपने एसओपीज जो हैं आपकी हाई कोर्ट ने, लार्जर बेंच ने सेट किए हैं, वो एसओपीज के मुताबिक एक लिस्ट बनती है, और उस लिस्ट के मुताबिक जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन्होंने जाना होता है। तो उस दिन की जो लिस्ट थी उसमें बाबर अवान साहब का नाम शामिल नहीं था। तो यही इसी के ऊपर तो हमें ऑब्जेक्शंस है ना कि जो लोग खान साहब सिलेक्ट करते हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए, और यही कोर्ट की भी इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके मुताबिक जो है वो मुलाकातें नहीं हो रही, बल्कि मुलाकातें हो ही नहीं रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त हैंडीकैप है हमारे लिए। और आप अली अमीन गंडापुर साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि फोर्सेस की तरफ से हवाई फायरिंग हुई थी, डायरेक्ट फायर नहीं किया गया था?
मैंने वो देखी नहीं है जी उनकी पूरी, मैंने जो स्टेटमेंट है वो मैंने नहीं सुन सका अनफॉर्चुनेटली। मेरा ख्याल उस स्टेटमेंट को सुने बगैर मेरे लिए कमेंट करना गैर मुनासिब होगा। ठीक। अच्छा रऊफ हसन साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अमेरिका में मुकीम जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और ताजरों का एक ग्रुप है वो मिला है इमरान खान साहब से, अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। अज्यूम ये किया जा रहा है या कुछ लोग प्रिडिक्ट ये कर रहे हैं कि इस वक्त के मिलने के बाद शायद इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ की तैयारी की जाए, ऐसा है कुछ? देखिए जी, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। मेरी एक बड़ी ही फर्म ओपिनियन हमेशा से रही है कि अभी डायलॉग का सिलसिला जो है वो मुनक़ते नहीं होना चाहिए और अल्टीमेटली डायलॉग का प्रोसेस कंटिन्यू करने से अच्छे नताइज निकल सकते हैं, कम से कम पोटेंशियल सामने है, होता है हमेशा। तो ये मुलाकातें जिसकी भी हो रही हैं, जैसे भी हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही हैं या खान साहब के साथ मुलाकात हो रही है, तो मेरा ख्याल रास्ते जो हैं आगे बढ़ने के इसी तरह से निकाले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रास्ते निकलेगा। आपको उम्मीद है कि इस वक्त की मुलाकात के बाद कोई रास्ता निकलेगा? अच्छा, आपकी मर्जी है, आप इस चीज़ को हाईलाइट करके बताएं या ना बताएं, लेकिन सवाल करना मेरा फ़र्ज़ है। रऊफ हसन साहब, कोई डील मौजूद है इमरान खान साहब के पास? डील का लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, डील नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि डील पहले भी की है, शरीफों ने भी की है, जरदारियों ने भी की है। आपको पता है कि मामलात उससे, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मसाइल हैं, उनकी जड़ें, जो उनको जड़ों से उखाड़ना होता है, तो डील करके तो फिर वो टाइड ओवर हो जाएगा ना, सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, खान साहब की रिहाई के बारे में बिल्कुल बसा औकात कहा गया है, लेकिन खान साहब जो है वो डील के तहत बाहर नहीं आना चाहते। ये उनकी एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, कल भी यही थी, आज भी यही है, और मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में जितना मैं जानता हूँ यही पोजीशन होगी। लेकिन शरीफों के मामले में और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिलावतनी में गारंटर्स मौजूद थे रऊफ हसन साहब, कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए गारंटर मौजूद नहीं है। ये स्पेकुलेशन है, ये बिल्कुल स्पेकुलेशन है, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। लेकिन मामलात ये हैं जी कि डील की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये कि सियासत में हमेशा जो है वो रास्ते निकाले जाते हैं। डिप्लोमेसी और सियासत दो चीज़ें हैं, दो प्रोफेशंस हैं जिनमें के रास्ते नहीं भी हों तो निकाले जाते हैं, और यही एक चैलेंज है हमारे लिए। मेरा ख्याल है जितने भी फरीकैन हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो कि इस क्राइसिस को देख रहे हैं और इस क्राइसिस के साथ इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इन्हीं लाइन्स के ऊपर सोचते होंगे कि रास्ता जो है आगे बढ़ने का वो निकालना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस दफ़ा जो नई चीज़ हो वो ये हो कि असूल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना किए जाएं। यही खान साहब की पोजीशन है और ये हमेशा वो उसके बारे में इंसिस्ट करते हैं। हम पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और हम पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं। ये आ जाएगी, अगर जेन्युइन तरीके से आएगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, अगर नहीं आएगी तो फिर वही मसला होगा। तो ये बार बार के मसाइल से मुल्क जो है वो कमज़ोर होता है, तो हम चाहते हैं कि इस दफ़ा एक बैठ के फैसला हो जाए। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला और हमारे साथ अपना जो ओपिनियन है वो शेयर किया। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर मौला बख्श चांडियो साहब ने। चांडियो साहब, वैसे तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन केनाल के इशू पे वज़ीर आज़म ने बार बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को यकीन दहानी भी कराई, इत्तेफाक राय से हल करने का भी कहा, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं है। बल्कि आपने इस मामले के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। ये क्या इतना संगीन मामला है कि आपके इत्तेहादी जिनके साथ आप खड़े हुए हैं वो मान ही नहीं रहे और आप एहतजाज पे उतर आए हैं? मेरा ख्याल में मैं हैरान हो गया हूँ आपकी बात सुनकर कि आपको नहीं लगता कि ये मामला संगीन है? नहीं, मुझे तो लगता है संगीन है, लेकिन मुझे लग रहा है संगीन है, आपको लग रहा है संगीन है, हुकूमत को क्यों नहीं लग रहा है ये संगीन है? हुकूमत को लगना चाहिए। ये जिंदगी मौत का मसला है, ये पूरे सूबे की आबादी का मसला है, जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई है, समंदर आ गया है, पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट में समंदर का काला पानी खड़ा हुआ है, ज़रई ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं। क्या क्यों नहीं संजीदगी से ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ईमान है जब पहले भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो काला बाग और थल कैनाल का इशू हुआ था, तो काला बाग तो बीबी ने जाकर खड़े होकर पंजाब सिंध के सरहद पे कैंसिल करवाया, लेकिन थल कैनाल पर जो सख्ती का मौक़िफ़ था शहबाज शरीफ साहब का वो बड़ा हैरानकुन था, और उससे जो इत्तेहाद की और मुफाहमत की और जो वतन परस्ती की जो फिजा पैदा होती है उसको नुकसान पहुंचा है। और अभी भी शहबाज शरीफ साहब बातें करते, अमल पर अमल नहीं कर रहे और मनसूबों पे अमल हो रहा है, तो आप देखिएगा नुकसान होगा।
ठीक, लेकिन अभी हमने देखा कि रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि सिंध हाई कोर्ट ने भी जो इरसा सर्टिफिकेट है उस पर स्टे जारी कर दिया है और जो नहरों की तामीर से मुतालिक रोकने का काम था वो मतलब तामीर का काम था वो रोक दिया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत जो कि पंजाब का हिस्सा चाहती है, बिलावल साहब खुद कह चुके हैं ये नहीं होने देंगे, अब सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा होने के बावजूद सिर्फ आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और ये बात आप भी समझ रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या मजबूरी क्या है आपकी गवर्नमेंट के साथ? बत्ती के पीछे नहीं लगे हुए, हम वतन परस्ती का भी ख्याल कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्ती का ख्याल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये मामला उस जगह पहुंचे जहां से हम लौट ना सके। अगर आपको गवर्नमेंट बोले कि दस्तबरदार हो जाएं इस इशू से, आप हो जाएंगे? मुमकिन नहीं है। हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएंगे, इस इश्यू से दस्तबरदार हम नहीं हो सकेंगे। ये हमारे वजूद का मसला कैसे हो? और अगर हुकूमत मानी नहीं, क्योंकि ये मामला अभी का तो नहीं है चांडी साहब, ये पुराना मसला है, और अगर हुकूमत नहीं मानी, पुराना मसला इन्होंने बनाया है, इतना बड़ा मसला नहीं है, ये बार बार उठाते हैं। कालाबाग का मसला भी मर चुका था तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उठा, फिर थर के नाल का खत्म हो गया तो शहबाज शरीफ साहब ने उठाया। अभी भी बदकिस्मती है कि अभी फिर वही हुकूमत है और वही इशू है। लेकिन लेट्स टेक इट दिस वे चांडी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, अगर वो इसी तरह टाल मटोल से काम लेती है, आप भी एहतजाज करते हैं, कोई सूदमंद साबित नहीं होते हैं, तो क्या आप गवर्नमेंट का साथ छोड़ देंगे इन रिएक्शन? मेरे ख्याल में जब इंसान के वजूद का मसला आएगा तो काय के मुआहदे, काय की हुकूमतें, पहले इंसानी जिंदगियां हैं, पहले वतन है, पहले मुल्क है, पहले मुल्क के लोग हैं। अगर उनको हुकूमत अहमियत नहीं देगी तो हम लोगों को अहमियत देंगे। परसों आपने बिलावल साहब का नहीं सुना, आपने कहा हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हम सिंध के अवाम का साथ देंगे। ठीक है, लेकिन इस पर वो हनीफ अब्बासी साहब का भी बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, नहीं गुजरा तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत नहीं रही तो रहेंगे पीपल्स पार्टी वाले भी इक़्तिदार में नहीं, जितने आईनी ओहदे हैं ये भी जाएंगे। हमें नून लीग के जिसका बयान आप बता रही है, मेरा दोस्त है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये नून लीग के तमाम रहनुमाओं की ज़हनियत है, वो है मुल्की लेवल की जमात, लेकिन वो मैं उनको इलाकाई सोच की जमात कहता हूँ। वो अपने मखसूस, पूरा पंजाब भी नहीं, मखसूस इलाका, उस इलाके से आगे निकलते न बढ़ते हैं, उनके सारे मनसूबे उनके लिए। भला अगर वतन पर जमायत है, पाकिस्तान की जमायत है, हमें नहीं परवाह कि हम हुकूमत में रहते हैं या नहीं रहते, हम अभी भी हुकूमत में नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों की परवाह है। अगर हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, हमारी जमीनें वीरान हो जाएंगी, समंदर बुर्द हो जाएंगी हमारी जमीनें, हम सियासत क्या करेंगे? तो फिर आप ये एहतजाज सिंध से निकाल के विफाक के सामने करने के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे? मेरा ख्याल है बिलावल साहब का बोलना ही वफाक की तरफ रुख करना है। हम सब बोल रहे हैं, ये वफाक की तरफ बोल रहे हैं, हम कोई अपने गाँव में तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आफाक अहमद साहब जिनका ताल्लुक एमकेएम से है, वो इस बारे में कोई अलग कहानी बता रहे हैं। बाय द वे नोटिफिकेशन भी मेरे सामने मौजूद है कि डिप्टी सेक्रेटरी ने जो ऑपरेशन है उन्होंने साइन किए हुए हैं बाकायदा नहरों की अप्रूवल से मुतालिक, जो कि सीएम हाउस से आया था। मेरा ख्याल है ऐसा कभी नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि किसी ने गलती नहीं की होगी, मैं कोई सबों को मिला किसी पैगंबर तो नहीं समझता हूँ कि गलती से वो बराबर, गलतियां किसी ने भी की होगी, लेकिन हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो सिंध का मौक़िफ़ है वो मेरा मौक़िफ़ है, वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। सिंध का मौक़िफ़ है, ये कहना नामंजूर है, इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, मैं लास्टली आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आप लोगों की गलती रही है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना और हुकूमत बनाना उनकी? नहीं, हम जमहूरियत की मदद करने में, जमहूरियत का साथ देने में अपनी गलती नहीं समझते, लेकिन बदकिस्मती उन लोगों की है जिनका हमने साथ दिया कि जमहूरियत चले। खान साहब को हमने कहा गैर मशरूत हिमायत, उन्होंने जिद किया। आज जो सूरत हाल खान साहब की वो आप देख रहे हैं। आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी मोहम्मद बख्श चांडिया साहब, आप इस गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होते हुए देख रहे हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब की मुद्दत पूरी होते हुए? अगर ये जिद है और ये पाँव है उनके तो पूरी नहीं कर सकेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बख्श चांडिया साहब। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट ने ज्वाइन किया है। तारिक मलिक साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आमिर खाकवानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों का बहुत शुक्रिया। तारिक मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतनी बड़ी रिफ्ट
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान पाई जाती है, बल्कि क्योंकि विदन है। आज़म खान सवाती साहब बताते हैं कि हमें बात करनी है तो DGISI से करनी है, सिपह सलार से करनी है। दूसरी जाने पार्टी के दीगर जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम बात जो है वो जमहूरी क़ुव्वतों से करेंगे। और फिर जो एक बयानिया अली मीन गंडापुर साहब की तरफ से आया है कि गोली हवाई फायरिंग चली थी, डायरेक्ट गोली होती तो एक भी बंदा ना बचता। आप समझते हैं कि इस तरह के जो बयानात अब सामने आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है PTI की सियासत के लिए? डेफिनेटली डैमेजिंग है, और इसमें मेरा हाल है कोई अजीज और बंदा तो नहीं कह सकता। मगर इसे देखें, जो क्योंकि हमारा काम तो एनालिसिस है, उसमें एनालिटिकली अगर आप देखें तो दो चीज़ें साबित हो रही हैं कि PTI का सबसे बड़ा मसला जो है उसकी डिसऑर्गेनाइजेशन है। वननेस नहीं है, लीडरशिप नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो उसका सारा फायदा हुकूमत को हो रहा है, उसका फायदा हर उस पावर को हो रहा है जो एंटी PTI है। तो मेरा ख्याल है इसमें जो पॉइंट PTI के लिए सोचने का है, खासतौर पर इमरान खान के लिए, वो ये है कि शायद पाकिस्तान की तारीख की अजीब एक अलमिया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी एक हिस्टोरिक में समझता हूँ उसकी पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की फेम है, पॉलिटिकली उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मेरी राय, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, मगर इतनी बड़ी कामयाबी के साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकली डिसऑर्गेनाइजेशन भी PTI का शरफ हासिल है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में एक अजीब पॉलिटिकल कैरेक्टर की सूरत में मुझे समझ आ रहा है कि पार्ट ऑफ हिम इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, डिजायरेबल, वेरी गुड कम्युनिकेटर, मोटिवेटर, गुड स्पीकर। मगर जो खला था, जो इमरान की पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से प्लस था, वो था उसकी लीडरशिप। उसकी वो कैप्टन था, वो टीम को चलाता था, उसको पता था कि बॉलिंग किससे करानी है, बैटिंग किससे करानी है। तो मुझे लगता है कि वो खान साहब क्रिकेट ही खेल रहे हैं, उनको सियासत की समझ नहीं है। उनकी पार्टी सारी बिखरी हुई है और वो हेडलेस है, फादरलेस है, लीडरलेस है, और वो सारा कंफ्यूजन का फायदा हुकूमत को हो रहा है और एस्टैब्लिशमेंट को हो रहा है। और इसमें फिर ज़ाहिर है कि डायरेक्शनलेस होने का आपने कहा कि फ़ायदा गवर्नमेंट को हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि जो चाह है वो बढ़ती जा रही है खाकवानी साहब कि अगर बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। चलें फॉर अ मोमेंट हम ये कह लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी चाहिए और हम भूल जाते हैं कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं। हम इन सब बातों को साइड पर रख के एक सवाल आपसे पूछते हैं कि फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट आपसे ये कह दे कि आएँ बैठें माफ़ी मांगें, तो फिर आप माफ़ी मांगेंगे? देखिए, माफी मांगने के बारे में तो इमरान खान पहले भी कह चुके हैं ना इस बारे में। वो कहते हैं हमने किया ही नहीं, हम किस चीज की माफी मांगे, इस पर तो कमीशन का मुतालबा है। लेकिन वैसे इमरान खान तो काफी अरसे से, साल 1.5 साल से वो यही बात ही कह रहे हैं। इमरान खान तो यही बात कह रहे हैं कि भाई हमने बात उनसे करनी जिनके पास ताकत है, और ताकत है क्या बात करनी है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि माफी मांगे फिर बात करते हैं। इनराफ नहीं है इमरान खान की नुक्ता नजर से, तो ये इनराफ नहीं है। इमरान खान तो पहले ही यही बात कह रहे हैं, मुसलसल कहते आए हैं कि उनसे बात करनी चाहिए जिनके पास इख्तियारात हैं, जो चीजें चेंज कर सकते हैं, और इस हुकूमत की बात बैठने का फायदा क्या जिनके पास इख्तियार ही क्यों नहीं है। इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात आपने ठीक की अभी पहले कि रिफ्ट के ये जो तासुर है, उस तासुर से ज़ाहिर एक मनफी चीजें होती है। लेकिन मेरा वैसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, प्रभा, आपको PTI के लोगों से अक्सर बात होती रहती है, हमारे दोस्त हैं ज़ाहिर हर जगह। तो वो मुझे सब बड़ी हैरत होती है कि वो बड़े खुश, बड़े पूर्वभाषा जिसका कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं मुतमईन है बड़े। तो वो उनका कहना ये है, देखिए एक तो दो चीजों में, वो कहते हैं इमरान खान बाहर आएगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पार्टी उन्हीं के नाम की है तो सब कोई उन्हीं से है। दूसरा वो कहते हैं कि हम डिस्कस तो हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये PTI की जानबूझ के ये तो नहीं छोड़ते रहते कोई, क्योंकि देखिए आप भी प्रोग्राम कर रही हैं हर जगह, इस वक्त PTI के पास कोई डिस्कस होने वाली बात ही नहीं। तो अब ये इन बयान से एक बार फिर वो हर यानी आज ही कम से कम 8-10 जगहों पे और टॉक शोज में वो डिस्कस होंगे, कल भी थे। तो वो पता नहीं उनको PTI इसी भी खुश है जब हम हर जगह डिस्कस हो रहे हैं, बात हो रही है। आप तो फिर यानी उन लोगों की बात कर रहे हैं खाकवानी साहब जो बेसिकली जिनको जिंदगी में पहली बार मौका मिला है असेंबली के फ्लोर तक पहुंचने का, वो ये वही लोग बात कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल बनता कि PTI के जो दरीना साथी रहे हैं वो इससे खुश होंगे, वो तो दुखी होंगे। बट फवाद चौधरी साहब ने, हाँ, मैं उनके सोशल मीडिया एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे काबू पाने की भी कोशिश की गई है। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो भी बात की है सोशल मीडिया एलिमेंट्स की और खुश होंगे लोग, तो ये अगर मगर की सिचुएशन में, वो आपने फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी देखा होगा, उन्होंने कैसे तनकीद के जो निश्तर हैं वो चलाए हैं, और वो हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो गलत रिपोर्ट कर रहे हैं एंड दे प्लेइंग बोथ साइड्स। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फिर ऐसे में खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन हो पाएगी, जब बात भी एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, माफ़ी भी नहीं मांगनी, और बंदे भी आपको सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लड़ाइयाँ भी बहुत हैं।
मेरे लिए एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारी, जो किसी जमाने में जब हम जवान थे ना, तो एक लफ्ज हम सुना करते थे, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स। हाँ, तो जो समझदार हमसे बड़े लोग थे वो कहते थे कि यार ये सियासत ये नहीं होती। एक थड़े वाली भी होती है तार मलिक साहब। जी, एक थड़े वाली भी होती है। नहीं, वो थड़े वाली सच्ची बुझी सियासत होती है, उसमें तो गाल गलोच है, वो तो आपने वैसे ही यहाँ पे पाबंदी लगा दी है, पंजाबी गाल ही नहीं कर सकते। वो थड़ा तो छोड़ देना, वो तो आप घटिया हो जाएंगे उस जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया है। मेरा जो पॉइंट सिंपल में जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि खान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वही उसको तबाह बर्बाद कर गई है। वो स्ट्रेंथ उसने समझा था सोशल मीडिया। उसका ख्याल था कि ये सोशल मीडिया सारा अमेरिका से कंट्रोल होता है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इस तरह की ट्वीट्स भी पढ़ी है, मेरे कुलीग से नाम लेना नहीं बनता, वो ट्वीट से जी कि ये अगर एक ट्वीट करेंगे तो 15,000 बंदा मिनट में जमान पार्क आ जाएगा, 25,000 बंदा वो लंडे आ जाएगा, 25,000 बंदा क्लिफ्टन आ जाएगा। पॉइंट सिंपली ये है कि सियासत लोगों की सियासत बेस होती है। जब आप लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उनको आप एनर्जाइज, उनको पॉलिटिकली उसमें एनर्जी नहीं लाएंगे, आप सड़कों पे नहीं आएंगे, पॉजिटिवली एहतजाज नहीं करेंगे, आपको कोई हुकूमत रास्ता नहीं देगी। अच्छा। वो हमारी जुबान में कहते हैं ना कि अगर बच्चा जो है जब तक वो रोता है उसकी माँ उसको दूध तक देने के लिए तैयार नहीं होती। आप समझते हैं कि आप 50K ले लेंगे, आप ट्रेंड सेट कर देंगे, आप ट्विटर पे जाकर रेवोल्यूशन ले आएंगे, तो भाई दुनिया में 203 ममालिक है, खत्म करो पार्लियामेंट, खत्म करो सियासत, सारा सोशल मीडिया से कर लो। तो सबसे बड़ा ये जो हागवानी भाई ने कहा है ना कि उनका ख्याल है कि हम डिस्कस होते रहेंगे, यही वजह है, यही सबसे बड़ी। लेकिन ये तो एक टिपिकल माइंडसेट का ख्याल है ना कि हम डिस्कस होते रहेंगे। आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिकी वफ्द के बड़े चर्चे हो रहे हैं, जिसपे बैरिस्टर गौहर ने साफ ही कह दिया है कि किसी अमेरिकी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई रब्ता नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही कह रहे हैं कि वो आएंगे और हमें एक रिलीफ की जो साया ऑफ रिलीफ है वो करने का मौका मिलेगा और शायद कोई मामला पिघल जाए इन बिटवीन इमरान खान साहब एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो ये मेरा आर्गूमेंट ये है, मेरा आर्गूमेंट ये है कि खान की पॉपुलैरिटी है, एक में आपको 100 में से 100 नंबर मिल गए हैं। 100 नंबर आपको चाहिए थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के, और उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आपने इलेक्शन कराने थे, आपने दोबारा पावर में आना था, आपने आगे जाना था। आपने 100 नंबर रख के हर वक्त एक ऐसी फॉल्स होप क्रिएट की कि हम छोड़ेंगे नहीं, अगला हफ्ता बड़ा है, मैं अगली जुमेरात बड़ी है, मैं अब अमेरिका से आ जाएगा, अब क्लिंटन आ जाएगा, अब लिंटन आ जाएगा, अब ट्रंप जीत जाएगा, अब वो एक यूट्यूबर अब अमेरिका पहुंच गया, वो नहीं छोड़ेगा, अब लंदन वाला चढ़ जाएगा। कर लो, वो 2 साल जूतियां खाते हो गए। अल्टीमेटली अगर आपने वाकई कुछ करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मोस्ट पॉलिटिकल पॉपुलर फोर्स है पाकिस्तान की, आप पीपल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, लोगों में जाएं, लोगों में काम करें, यही आपका रास्ता है। आप अमेरिका अफ्रीका खेलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक, चले, आप तो कह रहे हैं कि अमेरिका अफ्रीका खेलते रहेंगे कुछ नहीं होगा। खाकवानी साहब, आपको भी लगता है कि कुछ नहीं होगा? मुलाकातें तो बहरहाल पहले भी हुई थी, कुछ हुआ नहीं था वाकई? देखिए, ज़ाहिर है इन चीजों में ऐसे इतना फौरी नहीं होता, काफी सारी चीजें होती है और दोनों तरफ ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है। मेरी जो मालूमात हैं वो ये है कि उसमें वो सिर्फ वही मिलने नहीं आए थे, उनमें यहाँ से भी दिलचस्पी जाहिर की गई थी। दोनों तरफ चीजें हैं और दोनों तरफ चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों तरफ डिमांड्स हैं, तो उनमें और उसमें पीटीआई की तरफ, पीटीआई की यानी उन पे ये उनसे डिमांड की गई है कि आप लोग अपने सोशल मीडिया चैनल्स को उनको जरा खामोश करें और खासतौर पर ये जो पर्सनल अटैक्स हो ये ना हो, फैमिलीज पे अटैक्स ना हो, इस तरह की चीजें हैं। तो वो चीजें वहां पे ज़ाहिर कंट्रोल हो, चीजें हो, उसके लिए भी एक बाकायदा कोशिश करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पीटीआई की भी कोई बेमहार लोग बहुत सारे हैं वहाँ पे। पीटीआई की नहीं सिर्फ सोशल मीडिया सेल्स ही हो, वो हर बंदा खुद ही सोशल मीडिया वॉरियर है उनका ना, तो वो काफी चीजें वहां भी ठीक होने वाली हैं। फिर यहाँ पे जब मुतालबे हैं वो भी उनके बड़े मुतालबे हैं कि इमरान खान समेत दीगर लीडरों को रिहा करना, ज़ाहिर उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म बनेगा। और उसके बाद फिर एक शर्त जो बीच में ये चल रही है कि खामोश रहें और ये बनी गाला में अगर बैठे या अगर बाज तो पिशावर की भी आ रही है, लेकिन वो खामोश बैठे और खान साहब कुछ भी ना कहे, तो ये खान साहब के लिसान नहीं है। अच्छा, जैसे ही वो अगर वो गए, मैं थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन कर दूं। खाकवानी साहब, आपने जो कि ज़ाहिर है की बात की है, माजी में भी ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिक्स हमने पहली बार देखी है, इस तरह की पॉलिटिक्स हमने माजी में भी देखी है। मुझे क्यों निकाला से पहले आप 90s में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा देखने वालों को भी कि इसी तरह का कुछ प्रोग्राम चलता था, बट वी डिडंट हैव लाइक सोशल मीडिया, तो इतना हाइप नहीं मिलती थी या प्रोपोगेट नहीं होता था। लेकिन जब डील्स होती थी, जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा एग्जाइल में गई थी, तो कोई गारंटर मौजूद होता था। इमरान खान के साथ कोई गारंटर मौजूद नहीं है कि है और खान साहब अड़े हुए हैं कि क्या मसला क्या है?
कुछ ना कुछ गारंटियर है। गारंटियर से ज्यादा अहम बात ये है कि खान साहब को ये जो डिमांड की जा रही है कि आप खामोश होकर बैठ जाएंगे, वो ये नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फिर एक डील का तासुर होगा और ये तासुर फौरी तौर पे अगले चंद दिन, जैसे ही एक हफ्ता भी अगर खामोश होकर बैठे तो मुस्लिम लीग नून के ये सारे ख्वाजा आसिफ समात ये सारे लोग भरपूर हमला करेंगे और कहेंगे इन्होंने एनआरओ ले लिया है और डील ले ली है और खान साहब बैठ गए हैं डील करके। लेकिन बातें तो वो लोग कर रहे हैं, मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि खामोश होकर बैठ जाएं? खामोश तो वो नहीं, आजम खान सवादी साहब को देख लें, दीगर लोगों को देख लें। देखिए बात ये है, एक देखेंगे डील की सूरत उस तरह की नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती कि बहरहाल इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, ये आप भी जानती है, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। हाँ। अगर कहीं पर अगर ज्यादती को उसको दूर किया जा रहा हो, कंपनसेट किया जा रहा हो, तो ये कोई डील ये आसान नहीं होता। ये जस्ट काम है, ये होना चाहिए, ये इंसाफ मिलने की बात है। अच्छा, इसके बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अब देखिए यानी सिंपल बात ये है कि एक पार्टी इलेक्शन जीती हुई है और उस इलेक्शन छीन लिया गया और वो जेलों में पड़े। लेकिन खाकवानी साहब, इलेक्शन से आगे की बात चली गई ना, अब तो वो कहते हैं जान के लाले पड़े हुए हैं। मेरा इसमें एनालिसिस ये है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन टेकिंग रिवेंज और वो क्या कहते हैं मकाफाते अमल। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं है ताहिर मलिक साहब कि ये जो हो रहा है ये मकाफाते अमल हो रहा है, क्योंकि मैं पीछे जाऊँ पिछले दौरे हुकूमत में तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई थी, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये रिवेंज लिया जा रहा है। अब इसमें मकाफाते अमल से निकल के रिवेंज वाली साइड पर आ गया। बट इन बोथ केसेस जो नुकसान हो रहा है वो आम आदमी, आम पाकिस्तानी, हमारे सिस्टम का हो रहा है। अब इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या ये जो तहरीक बनाने जा रही है पीटीआई, इसको थोड़ा सा और मोबिलाइज करे, सड़कों पे निकले, क्या करे? क्या यार इतना आसान काम है, मुझे ये समझ नहीं आती कि किस किस्म की डिफीटेड सिकनेस है कि यू आर होपिंग फ्रॉम अमेरिका, यू आर होपिंग फ्रॉम मोदी, यू होपिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, कोई भी करे। व्हाट एल्स दे गॉट इन ऑप्शन लिस्ट? नहीं, मेरा आप सुन लेना मेरा आर्गुमेंट। ये सिकनेस है, ये पाकिस्तान की तौहीन है, ये ह्यूमन की तौहीन है, ये अगेंस्ट द ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट है कि 25 करोड़ दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन की हो भी है कि 3 सेनेटर जो फलां 15,000 मील दूर है वो आपका मसला हल करेंगे। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, ना जिंदगी में कोई ऐसी चीज हुई है। अब जो आपका सवाल की तरफ मैं आने लगा, आपको पता है दुनिया में मुसलसल इस हफ्ते का जो क्राइसिस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान बन रहा है, आपने उसमें जिक्र ही नहीं किया। वो क्या है? दुनिया में तेल की कीमत कम हुई है। हाँ। तो भाई पीटी वाले तुम नहीं, बल्कि मेरे से गलती होगी, मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था, वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी की है, तो वो मैं भूल गई। अच्छा नहीं, उससे मेरा आर्गुमेंट ले लेना आप मुझसे, जो आपने सवाल किया है। मेरा जवाब उसका ये है कि भाई आप स्टैंड ले, आप पाकिस्तान में हर जगह खड़े हो जाए कि यार पेट्रोल खत्म, 80-90 डॉलर में किसी जमाने से 60 पे आ गया, तो यहाँ पे पेट्रोल खत्म करो। आप जब पेट्रोल की बात करेंगे, आप बिजली जो है वो भी पेट्रोल से बनाते हैं। आपने 7 रुपए इकट्ठी की, कुछ सियाना बंदा साबित कर सकता है कि अब बिजली 14 रुपए मजीद कम होनी चाहिए। आप आ जाए चाइल्ड अब्यूज पे, आप आ जाए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो माँ इस धरती में जिसका नाम पाकिस्तान है वो बच्चा पैदा करेगी, उसकी तालीम की जिम्मेदारी रियासत पे होगी। किधर है मेरा आइन? ये इस आइन में लिखा है कि हर बंदे का सेहत उसका हक है। किधर है इमरान खान? किधर है पीटी? अमेरिका है, एब्सोल्युटली नॉट है, छड़ांगे नहीं, ये नहीं कर देंगे। सोशल मीडिया में रेटिंग बढ़ी है, यूट्यूब, और यूट्यूब से आप अगर मुल्क बदलना चाह रहे हो, रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हो, तो सारी दुनिया इस तरह हो जाए। आपको बेसिक पे आना पड़ेगा। बेसिक सियासत में होते हैं लोग, नजरियात होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना होता है और हुकूमत पे प्रेशर डालना होता है। आप उधर उस तरफ आ ही नहीं रहे। आप मुझे इसका जवाब दें, मुझे आप हम तीनों जर्नलिस्ट बैठे हैं, आपको पता है गुज़श्ता 7 दिन में जो पाकिस्तान के लिए सबसे रोजी खबर है, कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, वो पेट्रोल सस्ता हो रहा है। और भाई मुझे उसका फायदा दो, उस पर पोजीशन ले लो। पाकिस्तानी पीपल लव यू। आप पीटी इस पे खड़ी नहीं होती। वो शाम आपने मैं कुरान पे हाथ रख पे ये बताऊंगा, मैं कुरान पे हाथ रख पे ये बताऊंगा। आई गिव अ डैम, मुझे मेरे मसाइल की तरफ ले क्यों, ये है मसला पीटीआई का। एग्जैक्टली। अच्छा, ये कुरान वाली तो खैर सियासत में तो आपको मजहब लाना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब और खाकवानी साहब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ले रहे हैं ना, हमारे यहाँ बेचने के लिए एक ही चीज़ है। अब इशू ये है कि जो ताहिर मलिक साहब ने जिस पे इख्तिताम किया वो बिल्कुल ठीक बात है। होता ये है कि जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजली ज़्यादा बनती है, हम IPPs को माशाल्लाह हाथ से पैसे दे रहे हैं और वो पैसे आपकी मेरी जेब से जा रहे हैं, तो हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था और PTI को शायद इसी के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। लेकिन इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन मुल्क में हो चुकी है कि इनफैक्ट मैं माई सेल्फ सिटिंग ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब की रिहाई है और सिस्टम का मज़ीद आगे बढ़ना है। सोचिएगा ज़रूर इस पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।